नमस्ते, मैं हूं निखिल और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी ललन टॉप का खास कार्यक्रम मास्टर क्लास। मास्टर क्लास में हमने अब थोड़ी तब्दीली की है। पहले हम इंटरनेशनल रिलेशंस के किसी एक विषय पर विस्तार से बात करते थे, अब हमने इस दायरे को बढ़ाया है। टॉपिक किसी भी फील्ड से जुड़ा होगा, अब उर्दू शायरी हो सकती है, म्यूजिक, स्पोर्ट्स, स्पेस, फूड, कुछ भी हो सकता है, लेकिन फॉर्मेट वही है। विषय से जुड़े विद्वान स्टूडियो में आएंगे और उनसे हम पूछेंगे हमारे और आपके हिस्से के सवाल, उनसे पूरा हिसाब किताब समझने की कोशिश करेंगे। इस हफ्ते हमारा विषय है भारत बांग्लादेश संबंध, इतिहास और उसकी अहमियत। बांग्लादेश में 7 जनवरी को आम चुनाव हो गए 300 सीटों पर। इसमें आवामी लीग को 200 से अधिक सीटें मिल गई हैं। आवामी लीग शेख हसीना की पार्टी है। इन्हीं के पिता शेख मुजीबुर रहमान ने बनाई थी ये पार्टी, वो वहाँ फादर ऑफ द नेशन है बांग्लादेश में। जीत के बाद शेख हसीना का 5वीं बार प्रधानमंत्री बनना तय हो चुका है, लेकिन उनके लिए आगे की राह आसान नहीं बताई जा रही है। उनके ऊपर डेमोक्रेसी को सप्रेस करने, विरोधियों का दमन करने और चुनाव में धांधली से जीतने का इल्ज़ाम भी लग रहा है। यूएस और यूरोप के कुछ देशों ने प्रतिबंध लगाने की चेतावनी भी दी थी। हालांकि हिंदुस्तान शेख हसीना के साथ खड़ा रहा। जीत के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने फोन पर बात की, उनको बधाई दी। शेख हसीना ने भी उस दौर को याद किया इस बातचीत में जब हिंदुस्तान ने शेख मुजीब और उनके परिवार की हत्या के बाद उन्हें शरण दी थी। हुआ क्या था तब? भारत ने कैसे बांग्लादेश का साथ निभाया इतने सालों में? विपक्षी पार्टियों ने इस चुनाव का बॉयकॉट क्यों कर दिया? कौन है वो लोग जो अभी भी बांग्लादेश में 2024 में पाकिस्तान से मिलने का सपना देखते हैं, 50 साल की हिस्ट्री को पीछे करने का सपना देखते हैं? पश्चिमी देश शेख हसीना से इतने नाराज क्यों रहते हैं? और बांग्लादेश की उथल पुथल का हिंदुस्तान पर क्या असर पड़ सकता है? ऐसे ही और कई सवाल है, कई जिज्ञासा हैं, जिनका जवाब आज की मास्टर क्लास में आपको मिलेगा। इस हफ्ते हमारे मास्टर जी हैं इंडिया फाउंडेशन के डायरेक्टर कैप्टन आलोक बंसल। साउथ एशिया से जुड़े मसलों पर बारीक नजर रखते हैं। 4 आप किताबें लिख चुके हैं अब तक, और अकेडमिया में आने से पहले कैप्टन बंसल इंडियन नेवी में थे। श्रीलंका में भारत के पीस कीपिंग मिशन और पवन में तैनात थे। 2 वॉरशिप्स को कमांड कर चुके हैं। कैप्टन, बहुत बहुत स्वागत है आपका। शुरुआत हम आपके स्वागत की करना चाहते हैं, आपको शुक्रिया अदा करके जो आपने सर्विस इस मुल्क की है, वर्दी में भी और वर्दी के बाद भी। आप अकेडमिया के ज़रिए हमारी मदद ही कर रहे हैं। अब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। हम पहले कुछ बेसिक जानकारी अपने दर्शकों को देना चाहते हैं। 1971 तक बांग्लादेश पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। उसका एक नए मुल्क के तौर पर सामने आना कितना बड़ा इवेंट था दुनिया के लिहाज से, इस रीजन के लिहाज से? देखिए, एक बहुत बड़ी चीज़ थी। इसको हमें समझना चाहिए कि 1971 में बांग्लादेश की जनसंख्या पाकिस्तान से ज़्यादा थी। यानी कि जो पूर्वी पाकिस्तान था उसकी जनसंख्या पश्चिमी पाकिस्तान से ज़्यादा थी। 1970 में जो चुनाव हुए थे उसमें आवामी लीग, जो उस वक्त बांग्लादेश या पूर्वी पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी थी, वो विजयी हुई थी और उसको सत्ता बनानी थी। और उसको जब सत्ता नहीं दी गई, उस समय के सैनिक तानाशाह ने, जो जनरल याह्या खान थे, जुल्फ़िकार अली भुट्टो के कहने पर, तो उसके बाद ही ये जो विद्रोह है शुरू हुआ। और उसके बाद हमने देखा कि एक स्वतंत्र राष्ट्र का निर्माण हुआ। और अगर आप देखें, पाकिस्तान से अलग होने के बाद जो बांग्लादेश की ट्रेजेक्ट्री रही है वो पाकिस्तान की ट्रेजेक्ट्री से काफ़ी अलग रही है। और इसके कारण आज बांग्लादेश जो है सिर्फ दक्षिण एशिया में ही नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व में एक चमकते सितारे के रूप में उभरा है। आज देखिए, बांग्लादेश की जनसंख्या पाकिस्तान की जनसंख्या से काफ़ी कम है जी। उसका जो जनसंख्या ग्रोथ रेट है वो भारत से भी कम है। आज ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बहुत अच्छा है। और बिना एक बेल भी कपास का उगाए आज वो अपैरल का हब है। दुनिया के जो वस्त्र बनते हैं उसका एक बहुत बड़ा गढ़ बांग्लादेश बन चुका है। और ये एक बहुत काबिले तारीफ है कि अगर आप इस्लामिक वर्ल्ड की बात करें, जो इस्लामिक विश्व है, उसमें बांग्लादेश ने जिस तरीके से अपने सोशल इंडिकेटर्स को इम्प्रूव किया है वो काबिले तारीफ है। चाहे पॉपुलेशन ग्रोथ रेट हो या हेल्थ इंडिसेस हो या रेडिकलाइजेशन को जिस तरीके से उन्होंने दबा के रखा है, कंट्रोल किया है, वो काबिले तारीफ है। और ये सब उन्होंने पाकिस्तान से अलग होने के बाद है। और इसका असर ये है कि आज आप कई बार देखेंगे कि पाकिस्तान के अखबार में लोग एडिटोरियल छापते हैं या ऑप-एड्स छापते हैं कि भाई हमें अमेरिका, रूस और भारत तो नहीं बनना, कम से कम बांग्लादेश तो बना दो आप। जब अपनी सरकार से वो लोग गुहार करते हैं कि एटलीस्ट हम बांग्लादेश जैसे तो बन जाएं, तो ये भी लोग आज अपेक्षा करने लगे हैं पाकिस्तान के, जिससे वो अलग हुआ था।
कैप्टन, बांग्लादेश की जो आज़ादी आती है 1971 में, उसमें हिंदुस्तान की जो भूमिका है उसको आप अंडरस्टेट करने का कोई उसको तरीका नहीं है। जिस तरह से एक बड़ा कैंपेन चला, कैंपेन से पहले मुक्ति वाहिनी की हमने मदद की, तब 1970s में उसके उत्तरार्ध में हिंदुस्तान ने किया, उसने हमारी छवि को इंटरनेशनल फोरा पे तब कैसे अफेक्ट किया था? देखिए, इसको हमें समझना चाहिए कि पहली बात तो ये थी कि जब दमन शुरू हुआ पूर्वी पाकिस्तान में, जब जो पूर्वी पाकिस्तान था और बांग्लादेश था, तो एक बड़ी संख्या में वहाँ से लोग भारत आए और भारत ने उनको शरण दी। और भारत उस वक्त दुनिया के सारी राष्ट्रों से चीख चीख कर कह रहा था। अगर आप देखें, सन 70 का जो भारत था वो एक गरीब मुल्क था, हमारे पास संसाधनों की कमी थी। उसके बावजूद हमने इतनी बड़ी संख्या में बांग्लादेश से आए हुए विस्थापितों को शरण दी और उनको लुक आफ्टर किया। और हमारी जो उस वक्त प्रधानमंत्री थी श्रीमती इंदिरा गांधी, वो पश्चिम के कई देशों में गई जहां उन्होंने बांग्लादेश का मुद्दा उठाया। पर क्या था कि शीत युद्ध के चलते उस वक्त विश्व इस कदर विभाजित था, और उस समय जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे रिचर्ड निक्सन, उनके लिए याह्या खान एक बहुत बड़ा कार्य कर रहे थे। वो अमेरिका को चीन से जोड़ रहे थे। अगर आपको याद हो, हेनरी किसिंजर जब पहली बार चीन गए तो वो पाकिस्तान गए थे और वहां से उन्होंने कहा कि मेरी तबीयत खराब है, और फिर उनको सीक्रेटली चाइना ले जाया गया। तो याह्या खान सोच रहे थे कि वो ऐसा बड़ा काम कर रहे थे कि इतिहास उनको हमेशा याद रखेगा। उन्होंने दो परस्पर विरोधी बड़े राष्ट्रों को एक साथ करने की पूरी चेष्टा कर रहे थे, और अमेरिका पाकिस्तान के प्रति पूरी तरह से अनुग्रहित था, तो वो पूरी तरह से पाकिस्तान के खेमे में था। और चूंकि अमेरिका पाकिस्तान के खेमे में था, अधिकतर पश्चिमी राष्ट्र उसके साथ थे। इस्लामिक राष्ट्र को लग रहा था कि एक इस्लामिक राष्ट्र टूट रहा है, इसलिए वो भी उसके साथ थे। तो जो अंतर्राष्ट्रीय रंगमंच था, वहां पर हमारे पास समर्थन कम था। ऐसे में कई चीजें हुई जो बहुत महत्वपूर्ण थी। इनमें से एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण था, पंडित रविशंकर ने बीटल्स के साथ एक कार्यक्रम किया न्यूयॉर्क में मेडिसन गार्डन में, बांग्लादेश। वो एक बहुत ही आइकॉनिक मूवमेंट था। जब हम सरकारों को तो नहीं जीत पाए, पर हम लोगों को जीतने में सफल हो गए। जैसे हमने कहा कि रिजीम्स हमारे साथ ना रही हो, पर स्ट्रीट हमारे साथ आ गई। उसके बाद जो उस कार्यक्रम के बाद जो पश्चिमी देशों में भी जो आवाम था, उसके अंदर जो बांग्लादेश के प्रति जागृति है, वो काफी हद तक पैदा हुई। उसके बाद आपको मालूम ही है कि हमने न केवल उनको शरण दी, उनकी जो सरकार बनी, जो वो भी हम पहले मुजीब नगर में बनी, फिर उसके बाद हमने मुक्ति वाहिनी के लोगों को प्रशिक्षण दिया, उनकी मदद की, और फाइनली जब पाकिस्तान ने हम पर हमला बोल दिया तो हमने बांग्लादेश को आज़ाद करने में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई। पर यहाँ पर मैं एक बात कहना चाहूँगा, भारत में कई लोगों के अंदर एक मनोवृत्ति है, वो ये है कि हमने बांग्लादेश को आज़ाद किया और बांग्लादेश को ताउम्र हमारा शुक्रगुजार होना चाहिए। ये मेरे ख्याल से कुछ गलत मनोवृत्ति है। लोगों को ये समझना चाहिए कि उस युद्ध में जो भारतीय सेना को सफलता मिली, उसमें बांग्लादेश की मुक्ति वाहिनी का भी एक बहुत बड़ा योगदान था। और वो जो सैनिक सफलता हमें मिली, वो एक बहुत ही बड़ी सफलता है। अगर आप देखें मिलिट्री हिस्ट्री को, अगर आप उठा के देखें, इतनी बड़ी संख्या में सैनिकों का आत्मसमर्पण, इतने कम समय में इतने बड़े क्षेत्र के ऊपर आपका आधिपत्य, ऐसा बहुत ही कम हुआ है। और इस विशाल सफलता के पीछे मुक्ति वाहिनी का एक काफी बड़ा रोल था। तो जैसा मैं कहता हूं कि बांग्लादेश की लोगों को इस बात के लिए शुक्रगुजार होना चाहिए कि भारतीय सैनिकों ने अपना खून बहाया बांग्लादेश की आज़ादी के लिए। उसी तरह से हमको भी इस बात के लिए शुक्रगुजार होना चाहिए कि मुक्ति वाहिनी की सहायता से हमारे जो रीसेंट हिस्ट्री है, जो हमारा अभी का इतिहास है, उसमें एक सबसे बड़ी विजय जो हमें मिली, उसमें एक मुक्ति सबसे डिसाइसिव विक्ट्री हमारी वही थी 71 की। निर्णायक जो विजय हमें मिली, उसमें मुक्ति वाहिनी का एक बहुत बड़ा रोल था। और इसीलिए अगर आप देखें, जो आज सरकार है, वो दोनों ही जिन्होंने अपना खून बहाया इस देश की स्वतंत्रता के लिए, अभी जो सरकार है वो उनका शुक्रिया अदा करने की हर संभव चेष्टा कर रही है। मैं कैप्टन एक आखिरी चीज़ कॉन्टेक्स्ट के लिए पूछना चाहता हूं। जब हम इस रिकॉर्डिंग से पहले चाय पी रहे थे, आपने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात हमसे कही कि इंडियन डिप्लोमेसी का टेस्ट केस है बांग्लादेश, क्योंकि जिस तरह के संबंध आप वहाँ पैदा करना चाह रहे हैं, उनके लिए बहुत ही कंड्यूसिव ग्राउंड है नहीं।
आप लैंड बॉर्डर्स को देखेंगे तो बांग्लादेश को अगर किसी एक नेबर के बारे में अगर उसे चिंतित होना है तो वो अनफॉर्चुनेटली हम ही हैं। लेकिन उसी बांग्लादेश से हम बहुत अच्छे संबंध रखना भी चाहते हैं, लेकिन बहुत इजी भी नहीं है डील करना, क्योंकि मैप में बहुत छोटा दिखता है लेकिन दुनिया का 8वां सबसे बड़ा मुल्क है वो, और उतने सारे लोगों के एस्पिरेशंस का आपको ध्यान रखना है। पॉलिटिकल एस्पिरेशंस है, उनकी सोशियो इकोनॉमिक एस्पिरेशंस हैं। तो बांग्लादेश की जो सिचुएशन है हमारे नेबरहुड में, वो हमारी सामरिक और सुरक्षा दृष्टि से कितना अहम बना देती है उस जगह को? देखिए, पहली चीज़ तो ये समझना चाहिए कि जब 71 में बांग्लादेश का स्वतंत्रता युद्ध हुआ तब भी एक बड़ी संख्या ऐसे लोगों की थी जो प्रो पाकिस्तान थे। देखिए, 71 के चुनाव में 2 सीटें छोड़ के सारी सीटें आवामी लीग जीती थी, पर ऐसा नहीं है कि विपक्षियों को कोई वोट नहीं मिले थे। तो ऐसे 25-30% लोग ऐसे थे जो उस समय भी पाकिस्तान के साथ जाने के लिए तैयार थे, और उनका एक बड़ा हिस्सा था जमाते इस्लामी जैसे पॉलिटिकल पार्टी से, जो उस वक्त बांग्लादेश का विरोध कर रही थी। उसके अलावा एक बड़ी संख्या में ऐसे लोग थे जो बिहार से विस्थापित होकर गए थे बांग्लादेश में। उनको लग रहा था कि ये जो बांग्लादेश बन रहा है, जो बंगालियों के लिए बन रहा है, उसमें हमारी क्या जगह होगी, उनको भी चिंता थी, तो वो भी पाकिस्तान के साथ थे। तो क्या है कि बांग्लादेश में एक एंटी लिबरेशन मूवमेंट रहा है हमेशा, एक ऐसी फोर्स रही है जो बांग्लादेश की स्वतंत्रता नहीं चाहती थी। और क्या हुआ कि सन 75 के बाद जब शेख मुजीबुर रहमान की हत्या हो गई तो ऐसे तत्वों का शासन पर एकाधिकार हो गया, क्योंकि दुर्भाग्य से बांग्लादेश के वो सैनिक जो पाकिस्तान के अंदर थे और पाकिस्तान की सेना के साथ लड़ रहे थे, वो पाकिस्तान में ही रह गए। और बाद में जब उनको वापस बांग्लादेश किया गया तो बांग्लादेश ने गलती कर उनको सेना में मिला लिया, सम्मिलित कर लिया। और चूंकि वो सीनियर पोजीशंस पे थे, एक ऐसा समय आया जब सेना के ऊपर एंटी लिबरेशन लॉबी का दबदबा हो गया, और उन्होंने फिर एक के बाद एक, आपने देखा, सैनिक कूज हुई। तो अब जो ये लोग एंटी लिबरेशन थे, अब वो ये तो नहीं कह सकते थे कि अब स्वतंत्र हो गए हैं तो अब हम फिर पाकिस्तान से जुड़ना चाहेंगे। तो उनको एक प्रोजेक्ट करने के लिए एक एंटी इंडिया जो फीलिंग्स थी वो प्रोजेक्ट करते थे। दूसरा क्या है, बांग्लादेश का अगर आप भूगोल देखें, चारों तरफ से भारत से घिरा हुआ है, करीब करीब एक छोटा सा हिस्सा अगर आप म्यांमार का छोड़ दें तो भारत से। तो अगर किसी खतरे को, अगर आपको किसी खतरे को दर्शाना है तो भारत से ही दिखाएंगे। आर्थिक रूप से हम एक दूसरे, सारा सामान भारत से आता था। फिर क्या है, सीमाओं पे कुछ ना कुछ होता ही रहता है। जैसा कि आप जानते हैं, सीमा पे जो भी फोर्स रहती है वो लोगों को आने जाना रोकती है, कई बार भ्रष्टाचार में भी लिप्त रहती है, और इसलिए कई चीजें, कई घटनाएं होती हैं। जो भी घटना होती थी उसको बढ़ा चढ़ा कर दिखाया जाता था। एक धार्मिक मुद्दा भी हो जाता था। एक जो अल्पसंख्यक थे बांग्लादेश में, उनके खिलाफ ये जब एंटी लिबरेशन फोर्सेस आई तो काफी अत्याचार हुए। तो जब वो भारत में आते थे तो एक वो होता था। एक बड़ी संख्या में इलीगल माइग्रेशन भी हुआ बांग्लादेश से इस दौरान, क्योंकि उस दौरान में बांग्लादेश बहुत गरीब था, और गरीबी के कारण वहां से क्या था कि काफी लोग जो हैं रोजगार के लिए भारत आते थे, तो वो भी एक समस्या थी। तो कई ऐसी चीजें हुई जिससे कि भारत और बांग्लादेश के संबंध जो थे तनावपूर्ण थे। लेकिन बांग्लादेश को बिना साथ लिए हम दक्षिण एशिया को एक करने का जो हमारा सपना है वो पूरा नहीं हो सकता, क्योंकि हमें समझना चाहिए कि पाकिस्तान वैचारिक रूप से ही भारत विरोधी है, क्योंकि पाकिस्तान की जो स्थापना हुई है वो 2 नेशन थ्योरी के अंतर्गत हुई है, और ये जो विचारधारा है ये एक धर्मनिरपेक्ष भारत की विचारधारा के बिल्कुल ही विपरीत है। और इसलिए पाकिस्तान के साथ मेरा नहीं मानना है कि कोई लंबा तालमेल हो सकता है। और अन्य जो छोटे राष्ट्र हैं दक्षिण एशिया के, वो भारत के साथ कुछ हद तक जुड़े हुए हैं और उनके लिए भारत का कोई पर्याय नहीं है। तो इसलिए जो बांग्लादेश में जो होता है वो भारत की दक्षिण एशिया की जो विदेश नीति है उसकी परिणति होगी। अगर बांग्लादेश आपके साथ है तो आप दक्षिण एशिया में सफल हैं, और अगर बांग्लादेश आपके साथ नहीं है तो आप विफल हैं। और यह भी समझ लीजिए, पश्चिम में हमारा रास्ता पाकिस्तान ने रोका हुआ है, उत्तर में हमारा रास्ता चीन ने रोका हुआ है। भारत की बढ़ती अर्थव्यवस्था को हमें रॉ मटेरियल्स भी चाहिए और बाजार भी चाहिए। तो इसके बाद सिर्फ एक पूर्व का ही दायरा बचता है जहां हम जा सकते हैं, और इसीलिए प्रधानमंत्री एक्ट ईस्ट की बात करते हैं। और अगर हमें एक्ट ईस्ट करना है तो बांग्लादेश और म्यांमार दोनों ही हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप देखें 65 के बाद से बांग्लादेश और भारत के बीच में जो आवागमन के रास्ते थे, जो जरिए थे, ट्रेन लाइंस थी, रोड्स थी, सारी रुक गई थी, और अब हमने करीब करीब उनको फिर से रिवाइव कर दिया और कई नई बन गई हैं। आज आप इनलैंड वाटरवेज में पश्चिम बंगाल से आप त्रिपुरा जा सकते हैं,
आप रोड से जा सकते हैं, कलकत्ता से अगरतला जा सकते हैं बांग्लादेश के माध्यम से, और अब धीरे धीरे ट्रेन से भी ऐसी स्थिति आ जाएगी कि आप बांग्लादेश के माध्यम से जाएंगे। आगे चलकर यह रास्ता जो है आपको म्यांमार और उससे दक्षिण पूर्व एशिया की तरफ ले जाएगा। तो ये जो क्षेत्रीय इंटीग्रेशन की तरफ या क्षेत्रीय एकीकरण की तरफ जो कदम है, ये बहुत महत्वपूर्ण है भारत की अर्थव्यवस्था के लिए। और इसके लिए जैसे मैंने कहा, बांग्लादेश का महत्व जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है भारत के लिए। भारत की जो विदेश नीति है वो बांग्लादेश की कसौटी पर ही कसी जाएगी। मैं अब जब हमारे व्यूअर्स को कॉन्टेक्स्ट मिल गया है हिंदुस्तान के लिए बांग्लादेश कितना अहम है और बांग्लादेश का इतिहास, उसका अस्तित्व में आना किस तरह से रहा और उसमें भारत की भूमिका क्या रही, हम उसकी पॉलिटिक्स पे बात करना चाहते हैं। सिंस अभी बांग्लादेश में इलेक्शंस हुए, शेख हसीना के फिर से जीत भी हुई है। एक सिम्टम की तरह हमें दिखता है कि बांग्लादेश के जन्म से लेके अब तक के उसकी पॉलिटिक्स में हिंसा का स्थान बना रहता है। कुछ साल बीतते हैं तो फादर ऑफ द नेशन का ही मर्डर हो जाता है विद फैमिली। लकीली शेख हसीना तब बांग्लादेश में नहीं थी, इसलिए वो जिंदा बची, बाद में हिंदुस्तान में उनको शरण मिली। उसके बाद में मिलिट्री डिक्टेटरशिप्स आती हैं, उठापटक चलती रहती है। अब भी हम देखते हैं कि वहाँ पे पॉलिटिकल वायलेंस का काफ़ी मौजूदगी है। इसके क्या आप रीजंस पाते हैं कैप्टन? देखिए, एक तो हमें ये समझना चाहिए कि जो बंगाल था, अगर आप अंग्रेजों के ज़माने से भी देखें, जब औपनिवेशिक बंगाल था, तो जो स्वतंत्रता की जो ज्वाला थी वो सबसे पहले बंगाल में ही जलती थी। एक किसी महान पुरुष ने कहा था, जो आज बंगाल करता है वो कल शेष भारत करता है। और किसी ने और उसके बाद क्या था कि अगर आप देखें जितने भी क्रांतिकारी मूवमेंट्स हुए वो बंगाल में हुए, तो बंगाल के लोग पढ़े लिखे थे और एजिटेट करते थे। उसके बाद 47 में पाकिस्तान विभाजन हो गया और 47 के बाद वहाँ के लोग जिस तरीके से दमन चक्र से पीसे गए, वहाँ पे हिंसा होनी स्वाभाविक थी। हिंसा के जो स्वतंत्रता की लड़ाई थी बांग्लादेश की, वो अहिंसक नहीं थी, वो हिंसक थी। उसमें बहुत सारी जान माल गई, पाकिस्तान की सेनाओं ने वहाँ पे कत्लेआम किया और कुछ उसकी भी प्रतिक्रिया भी देखी गई। लेकिन क्या है कि बांग्लादेश के उत्पन्न होने के बाद जिन हालातों में बांग्लादेश का जन्म हुआ, आर्थिक स्थिति बहुत गंभीर थी। पाकिस्तान से कुछ पैसा नहीं मिला, एक नए राष्ट्र की स्थापना हुई। भारत भी उस समय इतना संपन्न नहीं था कि उनकी पूरी तरह से आर्थिक सहायता कर सके, और इसके कारण जो वहाँ का जो जीवन यापन था वो उसमें समस्याएं थी। और क्या है, जैसे मैंने कहा, जो सेना थी वो पाकिस्तान की ट्रेंड थी, पाकिस्तान में प्रशिक्षित थी। जिस तरीके से पाकिस्तान में सेना का प्रभुत्व था, वही सेना ने यहाँ स्थापित करने की कोशिश की। और फिर आपने देखा कि एक के बाद एक वहाँ पे कूज होती चली गई, जिन्हें कहते हैं तख्ता पलट होता चला गया। और पाकिस्तान में तो बाद में तख्ते पलट सिर्फ सेनाध्यक्षों ने किया, बांग्लादेश में अफ्रीका स्टाइल कूज हुई, जहां पे कर्नल्स ने या आम सैनिकों ने भी विद्रोह करना शुरू कर दिया और एक के बाद एक हत्याएं होती गईं। और ये काफी समय तक चली। मेरे ख्याल से जब जनरल जियाउर रहमान की हत्या हुई मेजर जनरल मंजूर के द्वारा, शायद उसके बाद ये सिलसिला कुछ हद तक रुक गया है। तो आज जो है, जो आप हिंसा देख रहे हैं, ये थोड़ा भिन्न तरीके की हिंसा है। जो पहले हिंसा होती थी वो अलग थी और जो अब हिंसा हो रही है वो अलग है। अब जो हिंसा हो रही है वो बीएनपी, जो वहां की प्रमुख विपक्षी पार्टी है, उसके द्वारा की जा रही है, क्योंकि उनको लग रहा है कि वो चुनाव जीत नहीं सकते और चुनाव में उन्होंने हिस्सा नहीं लिया। और जब उन्होंने चुनाव में हिस्सा नहीं लिया तो उन्होंने देखा कि आवामी लीग तो तीसरी बार फिर से चौथी बार फिर से जीत गई आसानी से, और एक बड़ी जीत के बाद वो 2/3 बहुमत प्राप्त करके फिर सरकार बनाएगी। तो जो निराशा थी उनको ये लग रहा था कि जब वो बॉयकॉट करेंगे इलेक्शन तो वैश्विक जनमत जो है सरकार के ऊपर इतना दबाव बनाएगा कि सरकार को चुनाव स्थगित करने पड़ेंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और चुनाव सफलतापूर्व हो गए और आवामी लीग जो है पूरी तरह से विजयी होकर अब सरकार बनाने की स्थिति में है। तो खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे जैसे हम कहते हैं, तो वो बीएनपी के जो कार्डर्स हैं वो जगह जगह जो हिंसा की वारदातों पर लगे और उन्होंने चुनाव से पूर्व कई जगह बहुत हिंसा की। और इसका असर ये हुआ कि कुछ हद तक जो पोलिंग परसेंटेज था वो हिंसा के डर से भी थोड़ा डिप हुआ है।
तो कैप्टन, ये तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात है जो आपने बताया, पूरा एक हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट दिया। एक हम बीच में जब आप कह रहे थे कि जब अफ्रीका स्टाइल को आपने बड़ा अच्छा उसको टर्म भी दिया, हमें जानना चाहते हैं, सिंस वहाँ मिलिट्री ऑफिशियल्स ही इस तरह की चीज़ें कर रहे थे और हिंदुस्तान जैसा आपने बताया 3 दिशाओं से है, इनफैक्ट जो उनकी समंदर की सीमा है वहाँ पे भी हमारी नेवी डिप्लॉयड रहती है, तो क्या कभी हिंदुस्तान ने दोबारा कभी मिलिट्रीली इंटरवीन करने के बारे में क्यों नहीं सोचा, जब उन्होंने देखा कि इस तरह से जिसमें हमारा भी खून बहा था जिस डेमोक्रेसी को इस्टेब्लिश करने में, जब उसका इस तरह मजाक बना, तब इंडिया ने इंटरवीन करने से के बारे में क्यों, मतलब वो कतराता क्यों रहा? देखिए, मिलिट्री इंटरवेंशन किसी दूसरे राष्ट्र में करना पहली चीज तो इतना आसान नहीं है, ना तो अंतर्राष्ट्रीय जनमत उसकी अपेक्षा करता, और दूसरा एक चीज समझ लीजिए, जैसा मैंने कहा 71 में अगर आपने 14 दिन के अंदर बांग्लादेश को आजाद करा दिया तो उसमें एक बहुत बड़ी भूमिका मुक्ति वाहिनी की थी। लोकल्स आपके साथ थे? लोकल्स आपके साथ थे, वरना जो बांग्लादेश का टेरेन है वहां पे मिलिट्री ऑपरेशन करने के लिए आप महीनों करते रहते और आप आगे नहीं बढ़ पाते। तो चूंकि लोकल्स थे, आप बाईपास कर सके, जो पाकिस्तान आर्मी के जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स थे हम उनको बाईपास करते हुए ढाका पहुंच गए, और एक इस तरीके का मनोवैज्ञानिक दबाव जो उनके सैनिक नेतृत्व था उसके ऊपर बनाया गया कि उसके पास आत्मसमर्पण के अलावा कोई चारा नहीं बचा। अगर आप देखें, जो हमारा जो आक्रमण था वो कई दिशाओं में रुका हुआ था, वो ढाका के कहीं करीब नहीं पहुंचा था। जो बांग्लादेश में विजय का 3,000 पैराट्रूपर्स थे ढाका के आसपास, और ढाका कैंटोनमेंट में पाकिस्तानी फौज 30,000 के करीब थी। नहीं, पैराट्रूपर्स के अलावा एक बहुत बड़ा इस युद्ध के दौरान एक बड़ा निर्णायक मोड़ आया जब एक हमारी जो कोर जनरल सगत सिंह के नेतृत्व में पूर्व की ओर से आ रही थी, उस कोर ने डिसीजन लिया, उसको चिटगांव जाना था, पर उसने डिसीजन लिया कि नहीं, उन्होंने ये निर्णय लिया कि हम मेघना नदी को क्रॉस करेंगे, और वो ब्रॉड डे लाइट में उन्होंने मेघना रिवर को क्रॉस किया हेलीकॉप्टर्स के द्वारा। यह तभी संभव हो पाया क्योंकि मुक्ति वाहिनी ने बताया कि दूसरे पार बिल्कुल साफ है, और उन्होंने जैसे ही मेघना को क्रॉस किया वो ढाका के पास पहुंच गए। और उसके बाद जो है, जो मनोवैज्ञानिक दबाव बनाया गया हवाई जहाजों के द्वारा और अन्य चीजों के द्वारा, जनरल जेकब, गवर्नर हाउस को बॉम्ब किया गया, और उसके बाद जो गवर्नर ने इस्तीफा दिया, जनरल जेकब वहां गए और उन्होंने उनको मनोवैज्ञानिक और दबाव डाला, और उसके पास आत्मसमर्पण के सिवाय कोई नहीं रहा। लेकिन अगर आप देखोगे, जो हमारे अन्य कोर ऑफेंसिव्स थे जो उत्तर की ओर से आ रहे थे या जो पश्चिम की ओर से आ रहे थे, वो ढाका से सैकड़ों मील दूर थे। तो अगर सैन्य कार्रवाई की आप बात करते हैं तो ये तो बहुत ही मुश्किल होती, और ना वैश्विक जनमत उसके लिए तैयार था आपका, और ना ही आप एक निर्णायक लड़ाई जल्दी कर सकते थे। और उसमें क्या होता कि जो भारत के जो समर्थक जो लोग हैं बांग्लादेश में, वो भी एक सीमित हो जाते हैं, क्योंकि जब एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र के ऊपर आक्रमण करता है तो उस राष्ट्र की जो जनता है ना, वो एक नेतृत्व के अंतर्गत आ जाती है। तब वो लिबरेटिंग फोर्स की तरह नहीं देखा जाता। हम जो कर सकते थे वो ये था कि हम 75 में किसी तरीके से अगर बंगबंधु की हत्या को रोक पाते, वो हमारी आई थिंक एक बहुत बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर था हमारा, कि हम उसको नहीं रोक पाए। आई गेस कुछ ब्रीफ उन्हें दिया गया था कि यू शुड बी केयरफुल, कि आपकी जान को खतरा है, आई गेस इस तरह के फीलर्स उनको दिए गए। वो तो दिए गए थे, लेकिन ये तो वैसा ही है ना कि आप दिल्ली की जनता को बोलें कि अभी कुछ भी घटना हो सकती है, 26 जनवरी से पहले बोले, 15 अगस्त से पहले, तो मालूम है। लेकिन एक राजनेता, अगर हम उस वक्त कुछ कर पाते, पॉइंटेड इंटेलिजेंस नहीं था, पॉइंटेड इंटेलिजेंस, और जिस वक्त ये घटना घटी एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी थी, ऐसा नहीं था कि पूरी सेना उनके खिलाफ थी, सेना का अधिकांश लोग अभी उनके साथ थे, एक छोटी सी टुकड़ी ने इस तरीके का कार्य कर दिया। अगर उस वक्त हम कुछ इंटरवीन कर सकते थे तो बहुत कुछ हो सकता था, पर वो मेरे ख्याल से एक फेलियर जरूर था सन 75 में। मेरा ये व्यक्तिगत रूप से मानना है, क्योंकि इंटेलिजेंस अगर उस वक्त भी मिल जाती जब टैंकों ने उस तरफ जाना शुरू किया था, तो भारत के लिए संभव था कि बंगबंधु के परिवार को या बंगबंधु को बचाया जा सकता, और अगर वो बच जाते तो coup तो तुरंत फेल हो जाती, इसमें कोई शक की बात नहीं थी। मैंने जान के सवाल पूछा कि एक ऐसे व्यक्ति जिन्होंने 2 वॉरशिप्स को कमांड किया है, हमारे दरअसल कई उत्साही जो दर्शक हैं उनमें बड़ा ये सवाल खूब आता है कि इंडिया को काफ़ी डिसाइसिव फोर्स के साथ हिट करना चाहिए, चाहे वो चाइना हो, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो बांग्लादेश, कहीं भी उनको फोर्स ज़्यादा समझ में आती है। तो अगर एक अकम्पलिश्ड और डेकोरेटेड ऑफिसर ये कह रहा है कि नहीं, कभी कभी आपको ठंडे दिमाग से भी काम लेना चाहिए, तो आप समझेंगे उस बात की ग्रेविटी क्या है। थैंक यू कैप्टन। हम आगे बढ़ते हैं। आप बंगबंधु के कत्ल की बात कर रहे थे, और
उसके नतीजे में ही एक तरह से शेख हसीना पर यह जिम्मेदारी आ जाती है कि अब आवामी लीग को आगे वो जाएंगी। 96 में पहली बार प्रधानमंत्री बनती हैं, अपनी आर्च राइवल के साथ मिल कर के डिक्टेटरशिप से लड़ती हैं, 2001 तक रहती हैं, 9 में दोबारा आती हैं, तब से अब तक लगातार बनी हुई है। पॉलिटिक्स में इनकी शुरुआत, एक कारण तो है ही कि उनके फादर का कत्ल हो गया। उन्होंने खुद को कैसे ग्रूम किया है, उसके बाद हम ये समझना चाहते हैं शेख हसीना की पर्सनालिटी बनी किन किन चीज़ों से। देखिए, एक चीज़ हमें समझनी चाहिए कि जब बंगबंधु जिंदा थे तो वो नहीं चाहते थे कि शेख हसीना शायद राजनीति में आए। अच्छा, जो वो ग्रूम कर रहे थे वो अपने बेटों को वो राजनीति के लिए ग्रूम कर रहे थे। दुर्भाग्य से ये जो हत्याकांड हुआ ये इतना निर्मम था कि इसमें पुरुष तो छोड़ो, महिलाएं तो छोड़ो, बच्चों तक को नहीं छोड़ा गया। शेख मुजीब का जो सबसे छोटा बच्चा था बहुत छोटा था, नवविवाहितें जो इनकी बहुएं थीं उनको मार दिया गया, और छोटे बच्चे को बचाने के लिए तो 2 औरतों ने उसको अपने बीच में दबा लिया था, लेकिन गोलियां इतनी चलाई गई कि सारे, तो बहुत ही निर्मम और क्रूर हत्याकांड था। और सरकमस्टांसेस जो थी वो ऐसी थी कि शेख हसीना और शेख रेहाना ये 2 ही उनके परिवार के सदस्य बाहर थे और वही बचे। और शुरू में ये बांग्लादेश के बाहर रहीं, आवामी लीग जो थी छिन्न भिन्न हो गई, एक छोटा मोटा हिस्सा चलता रहा, पर परिवार के सदस्यों के अभाव में वो आवामी लीग वो शक्ति के रूप में नहीं उभर पाई जो बंगबंधु के अंतर थी। और सिर्फ बंगबंधु को ही नहीं मारा गया, उनके एक भतीजे थे शेख मोनी जो कि बहुत बड़े लीडर थे उस समय, जो युवकों के, उनकी भी हत्या की गई, उनके परिवार का भी काफ़ी वो किया गया। तो जो आवामी लीग थी उसकी जो टॉप लीडरशिप थी वो एक तरीके से ख़त्म हो गई। उसके बाद जो 4 लीडर्स थे जो जेल के अंदर थे, जिन्होंने शेख मुजीबनगर गवर्नमेंट चलाई थी, उनको भी जेल में हत्या कर दी गई। तो जो आवामी लीग का जो शीर्ष नेतृत्व था वो खत्म हो गया, और उसके बाद आवामी लीग जो थी चलती रही, लेकिन एक बड़े ही कमज़ोर तरीके से। तो जब शेख हसीना वापस गई बांग्लादेश और उन्होंने आवामी लीग का नेतृत्व संभाला तो आवामी लीग ताकतवर बनी। वो शेख हसीना का पहला कदम था, और ये जरूर था क्योंकि उनको अपने पिता, अपने परिवार के लोगों को न्याय दिलाना था, क्योंकि जो हत्यारे थे वो न सिर्फ खुलेआम घूम रहे थे, उनमें से कई सत्ता का सुख भी उठा रहे थे। कुछ ऐसे लोग जिन्होंने उनको बंगबंधु के साथ धोखा किया और बाद में सरकार का हिस्सा बन गए, खोंडकर मुश्ताक अहमद या मनोरंजन धर जैसे, इन लोगों को भी तो वो वापस गई बांग्लादेश, और उन्होंने आवामी लीग का नेतृत्व किया। सीखने में समय लगा क्योंकि उस समय सैन्य शासन था, जनरल इरशाद की हुकूमत थी। पहले खालिदा जिया के साथ मिलकर उन्होंने जनतंत्र की वापसी के लिए कोशिश की, और फिर जब जनतंत्र की वापसी हुई, सरकार बनाई, पहली जो सरकार बनी वो स्पष्ट बहुमत के साथ नहीं थी, इसलिए उस सरकार में काफ़ी कुछ हुआ नहीं। और उसके बाद देखा कि परिवर्तन हुआ, खालिदा जिया की सरकार आई वापस, फिर उनकी जब सरकार आई तो इस बार वो बड़े प्रचंड बहुमत के साथ आई, और उन्होंने उसके बाद से बांग्लादेश का कायाकल्प कर दिया। अगर आप देखें बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था जो पिछले 15 साल में जिस गति से बढ़ी है वो काबिले तारीफ है। वो दुनिया की जो एवरेज ग्रोथ है उससे बेहतर है, दक्षिण एशिया की जो एवरेज ग्रोथ रेट है उससे बेहतर है। उन्होंने जनसंख्या को कम किया, ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है जिसको लोग नहीं समझते। आप ये सोच लीजिए कि 71 में बांग्लादेश की जनसंख्या पाकिस्तान से कई ज्यादा थी, और आज बांग्लादेश की जनसंख्या पाकिस्तान से बहुत ज्यादा कम है। तो ये परिवर्तन जनसंख्या के कंट्रोल को करके हुआ। आज उनका जो जनसंख्या ग्रोथ का रेट है वो भारत से भी कम है, और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स भी उनका अभी इस वक्त भारत से भी बेहतर हो गया, जबकि भारत एक काफ़ी विशाल राष्ट्र है। तो ये जो अचीवमेंट्स हैं इसको हमें मानना पड़ेगा कि उन्होंने उनके शासन के अंदर, और इसके साथ ही साथ उन्होंने जो कट्टरपंथी विचारधारा जो बांग्लादेश में पनपने लगी थी, क्योंकि जो प्रो पाकिस्तान एलिमेंट्स थे, जो एंटी लिबरेशन एलिमेंट्स थे, उनका सबसे बड़ा जो टूल था वो ये था कि इस्लामिक कट्टरपंथ को बढ़ावा दिया जाए। जमाते इस्लामी जैसे पार्टी जो बांग्लादेश की स्थापना के विरोध में थी, उनको समर्थन दिया गया, वो बढ़ने लगी, और वो फिर वही इस्लामिक कट्टरपंथ का जहर फैलाने लगी, और इसके कारण ऐसी स्थिति आ गई कि वहां आतंकवादी शक्तियों को शरण मिलने लगी। भारत विरोधी तत्वों के लिए वो एक शरणगाह बन गया। और किसी एक बहुत बड़े लेखक ने लिखा, बांग्लादेश द नेक्स्ट अफगानिस्तान। तो लोगों को ऐसा लग रहा था कि जिस तरीके से तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया है, बांग्लादेश में भी तालिबानाइजेशन होने वाला है। तो ये सब चीजें जो है शेख हसीना ने
और उनके शासन के अंदर जो वहां के अल्पसंख्यक हिंदू थे उनको भी काफी नेतृत्व मिला, उनको काफी रिप्रेजेंटेशन मिला संसद के अंदर। और पिछली संसद में तो उनका जो रिप्रेजेंटेशन था वो काफी अच्छा रिप्रेजेंटेशन था। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। और शेख हसीना के अंदर भारत के लिए तो अच्छी अच्छी चीजें हुई, क्योंकि उससे पहले जो हुकूमत थी तो जो भी भारत विरोधी तत्व थे उनके लिए बांग्लादेश एक सेफ हेवन मिला हुआ था, चाहे वो उल्फा के आतंकवादी हों, त्रिपुरा के मिलिटेंट्स, त्रिपुरा के आतंकवादी हों, या किसी भी भारत के किसी भी हिस्से के आतंकवादी हों, चाहे वो इस्लामिक कट्टरपंथी हों, कोई भी हो, उनको सबको वहां शरणगाह मिलती थी और समर्थन मिलता था। शेख हसीना के आने के बाद ये सब कुछ बंद हो गया। तो भारत के लिए तो ये शासन जो है बहुत ही अच्छा रहा, और इस दौरान भारत और बांग्लादेश की मैत्री संबंध जो है और ज़्यादा प्रगाढ़ हो गए। हमने एक दूसरे की सहायता की, हमने बिजली दी, उन्होंने बैंडविड्थ दी। तो इससे कई ऐसी चीज़ें हैं जो भारत के लिए, उन्होंने स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनाए, भारत की ओर से बहुत बड़ी संख्या में निवेश हुआ बांग्लादेश के अंदर। तो ये जो दोनों राष्ट्रों के बीच में जो संबंध है ये और ज़्यादा प्रगाढ़ हो गए, और आज मेरे ख्याल से ये दुनिया के लिए एक उदाहरण है कि किस तरीके से दो पड़ोसी राष्ट्रों को रहना चाहिए। मैं थोड़ा वक्त चाहता हूँ कि हम खालिदा ज़िया को भी दें। जैसे इस बातचीत में ही सामने आया कि अगर जो एक मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी हम देख रहे हैं बांग्लादेश में, तो उसका कुछ क्रेडिट अगर शेख हसीना को जाता है तो कुछ खालिदा ज़िया को भी जाता है, चाहे उनकी पॉलिटिक्स जो भी हो। BNP उनकी पार्टी है, वो भी शेख हसीना की तरह एक ट्रेजिडी के चलते ही उनके हस्बैंड का कत्ल हुआ तो वो पॉलिटिक्स में आई। लेकिन 2 बार प्राइम मिनिस्टर रही, लेकिन अब BNP एक तरह से सूरज अस्त उसका हो रहा है, पकड़ कमज़ोर हो गई है संसद में, आपके पास सीटें नहीं बची हैं। 2024 के चुनाव का बॉयकॉट किया और इल्ज़ाम लगाया कि उनके कार्यकर्ताओं को, नेताओं को जेल में डाला गया फॉर नो गुड रीज़न, कुछ नहीं करके भी, और निष्पक्ष चुनाव नहीं है, इस तरह का उन्होंने दावा किया। तो BNP, और उनके ऊपर खुद करप्शन चार्जेस हैं, नज़रबंद हैं, तो BNP ये अर्श पे थी एक वक्त, अब वहाँ से फर्श पे कैसे पहुँच गई है? और क्या इस बात में मेरिट है कि शेख हसीना ने, वो बंगबंधु के फैमिली से आती है, लेकिन उनके ऊपर इल्ज़ाम ज़रूर लगता है कि BNP के खिलाफ बदले की कार्रवाई उन्होंने की है? देखिए, जहाँ तक सवाल BNP का है, जब ज़ियाउर रहमान जो कि आर्मी के जनरल थे, जब वो सेनाध्यक्ष थे और फिर बाद में राष्ट्रपति बन गए बांग्लादेश के, तो जब उनको एक राजनीतिकरण करना था तो उन्होंने BNP की स्थापना की। इस पार्टी की स्थापना कैंटोनमेंट के अंदर हुई और कैंटोनमेंट के अंदर ही पली और बड़ी हुई। खालिदा ज़िया अभी कुछ साल पहले तक कैंटोनमेंट में ही रहती थी जब से, तो कैंटोनमेंट में थी। इसका कभी भी मास सपोर्ट बेस नहीं था, मतलब काडर नहीं था। जैसे आवामी लीग के पास एक काडर है, वो काडर नहीं था। तो BNP का समर्थन था, ऐसा मैं नहीं कह रहा कि BNP के पास समर्थन नहीं था। जो एंटी लिबरेशन फोर्सेस थी, जो भारत विरोधी तत्व थे, वो सामान्यतः BNP को समर्थन देते थे। और जैसे मैंने कहा कि 31-35% ऐसा तबका बांग्लादेश में था, और डिपेंडिंग ऑन क्या उस समय की नीतियां हैं, ये कभी ऊपर हो जाता था, कभी नीचे हो जाता था। विशेषकर जो शहरी इलाके हैं वहां पे BNP का समर्थन जो है फ्लक्चुएट करता था और काफी रहता था। तो खालिदा ज़िया की पार्टी अच्छी रही, लेकिन पिछले चुनाव के बाद क्या हुआ कि 2009 में जब ये आवामी लीग सरकार में आई और एक डिसाइसिव विक्ट्री के साथ आई, तो उसके बाद जो इन्होंने जो भ्रष्टाचार के मामले थे वो उठाए, और खालिदा ज़िया और उनके बेटों के खिलाफ कई केस उठे। उसके बाद BNP ने जो सबसे बड़ी गलती की वो 2014 में की, जब उन्होंने कहा कि बिना केयरटेकर गवर्नमेंट के हम चुनाव में हिस्सा नहीं लेंगे। अब इसमें मैं ये बताना चाहूँगा कि जब 1996 में इन्होंने एजिटेशन किया था, उसके बाद एक कुछ इस तरीके की इन्होंने एक नियम बनाया था पिछली बार जब खालिदा ज़िया की सरकार हटी थी, कि चुनाव जो है केयरटेकर गवर्नमेंट के अंडर में होंगे। लेकिन जो केयरटेकर गवर्नमेंट उस टाइम भी आई थी खालिदा ज़िया के हटने के बाद, वो हटने का नाम ही नहीं ले रही थी। वो अपनी जो ब्रीफ थी उसको एक्सटेंड करते चली गई, बढ़ती चली गई। वो ऐसा लग रहा था वो अपनी खुद की एक हुकूमत स्थापित करना चाह रहे हैं। अब ये समस्या थी कि बांग्लादेश की कोर्ट ने ये डिसीजन दिया कि इंटरिम जो सरकार है वो संविधान के अनुरूप में नहीं है और इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, और इसलिए 2014 में शेख हसीना ने कोई अंतरिम सरकार बनाने के लिए सहमत नहीं हुई, और इसके खिलाफ BNP ने उस इलेक्शन का बॉयकॉट किया।
बीएनपी को लग रहा था कि अगर हम बॉयकॉट करेंगे तो इस इलेक्शन की कोई वैलिडिटी नहीं रहेगी। लेकिन हुआ क्या कि जब चुनाव हुए, शेख हसीना चुनकर आई, तो भारत का समर्थन तो था ही था। शीघ्र ही अन्य पश्चिमी देशों ने भी समर्थन देना शुरू किया और फिर चीन ने भी समर्थन दे दिया। जब एक बार चीन ने समर्थन दे दिया तो पाकिस्तान जैसे कुछ ही राष्ट्र ऐसे बचे जिन्होंने समर्थन नहीं दिया था, और धीरे धीरे वैश्विक जनमत उनके साथ हो गया। और उसके बाद जिस तरीके से बांग्लादेश ने तरक्की की, तो ये जो विरोध था ये करीब करीब खत्म हो गया। 2018 के चुनाव में बीएनपी ने हिस्सा लिया, पर बहुत बुरी तरह से हारी। उनका कहना था कि चुनाव में गड़बड़ी हुई। हो सकता है कि पूरी तरह से चुनाव 100% निष्पक्ष न रहे हों, लेकिन जिस बुरी कदर बीएनपी हारी, उसके बाद ये दिख गया कि लोगों में बीएनपी का समर्थन नहीं है। एक और महत्वपूर्ण चीज हुई कि आवामी लीग की सरकार, शेख हसीना की सरकार ने जो बंग बंधु के हत्यारे थे और जो एंटी लिबरेशन एलिमेंट्स थे, जिन्होंने 71 में लोगों की हत्याएं की थी और पाकिस्तानियों के साथ मिलकर नरसंहार किया था, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करनी शुरू की। और इसके अंतर्गत जमात के जो बड़े बड़े नेता थे उनको जेल हुई, कुछ को फांसी पे लटका दिया गया और जमात को गैर कानूनी डिक्लेयर कर दिया गया। जमात के गैर कानूनी होने से बीएनपी को जो सपोर्ट मिलता था जमात के काडर्स का, क्योंकि जैसे मैंने कहा बीएनपी का समर्थन हो सकता है लेकिन उसके पास काडर्स नहीं थे, तो ये काडर की जो कमी थी वो जमात के काडर से पूरी होती थी, क्योंकि जमात के पास भी एक काडर था, एक प्रशिक्षित ऐसे लोग जो कमिटेड थे, जो सड़क सड़क घूमने के लिए तैयार थे। आज भी हैं, भीड़ तो अभी भी खड़ी कर देते हैं। तो जमात का जो काडर था वो उसको नहीं मिला 2018 के चुनाव में, और इसलिए वो बहुत बुरी तरह से हारी। और उसके बाद अभी 2024 के चुनाव में वो फिर चाहते थे कि केयरटेकर गवर्नमेंट हो, और केयरटेकर गवर्नमेंट जब नहीं हुई तो उन्होंने बॉयकॉट किया। मेरे विचार से ये बीएनपी की बहुत बड़ी गलती थी, क्योंकि बीएनपी के कई नेता जो है, जो छोटे लेवल के नेता थे, वो इंडिपेंडेंट उन्होंने चुनाव लड़ा, वो निर्दलीय रूप में आके चुनाव लड़ा, और उनमें से एक तो शायद मेरे ख्याल से जीते भी हों, मैं अभी तक पूरा एनालिसिस उसका नहीं कर पाया हूं। पर इन चुनाव में जो भी हुआ हो, एक चीज मैं कह सकता हूं कि जो वोट डालने की प्रक्रिया थी वो पूरी तरह से निष्पक्ष और साफ थी। और कई जगह ऐसा हुआ कि आवामी लीग के जो ऑफिशियल कैंडिडेट थे उसको निर्दलियों ने हरा दिया या किसी अन्य पार्टी के कैंडिडेट्स ने हराया है, और कई जगह पे बड़ी टफ कॉन्टेस्ट हुई है। तो हालांकि ये निर्णय बीएनपी के बॉयकॉट करने के बाद सही है कि ये बात निश्चित थी कि आवामी लीग की सरकार बनेगी, पर क्या एक एमपी इलेक्ट होकर होगा या नहीं होगा, ये बात चुनाव होने तक पूरी तरह से अनिश्चित थी। कई जगह आवामी लीग के जो कई नेता जिनको टिकट नहीं मिला वो निर्दलीय रूप में खड़े हुए और उनमें से कई जीते। अच्छा, वहां भी है, हिंदुस्तान की तरफ वहां भी होता है कि जब टिकट्स आपके आते नहीं तो इंडिपेंडेंट्स जो मजबूत होते हैं वो फाइल कर देते हैं, वहां भी ये चल रहा है। देखिए, ये हमेशा ही रहता है जब आदमी को लगता है कि भाई कई सिटिंग एमपीज को टिकट नहीं दिया गया। अब सिटिंग एमपी है तो आप कुछ तो मजबूत होंगे ही, हाँ, पैसा होगा, थोड़ा कुछ जनाधार भी होगा, तो आपको लगता है कि भाई अगर जनाधार है तो लगता है कि भाई मुझे मिलना चाहिए, तो वो लोग कई बार निर्दलीय खड़े होते हैं। और कई केसेस में एक और महत्वपूर्ण चीज थी कि शेख हसीना ने ऐसे निर्दलियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जो आवामी लीग के थे और चुनाव लड़ रहे थे। क्योंकि हम ये जानना चाहते थे कि दो तरह के नेता होते हैं। एक नेता होते हैं जो कोऑप्ट करने वाली पॉलिटिक्स करते हैं, जो अपने विरोधियों को किसी तरह वो अपना बना लेते हैं, या भय से या धन से या लोभ से। और दूसरे विंडिक्टिव नेता होते हैं जो स्कोर फिर सेटल करते हैं कि तू मेरे खिलाफ खड़ा हुआ था तो अब मैं हिसाब करूंगा या करूंगी। तो शेख हसीना आप कह रहे हैं कि वो कोऑप्ट वाले रूट से आगे जाती हैं, तो ये इंडिपेंडेंट्स भी सर्वाइव करेंगे? इंडिपेंडेंट भी सर्वाइव करेंगे, और जो अन्य पॉलिटिकल पार्टीज हैं जिसमें राइट विंग जातीय पार्टी कह सकते हैं, जो जनरल इरशाद की एक जमाने में पार्टी थी, रूलिंग पार्टी थी एक जमाने में, वो राइट विंग पार्टी हो या लेफ्ट विंग पार्टीज हो, वर्कर्स पार्टी हो या जासुद कहलाता है, जेएसडी कहलाता है, वो पार्टी हो, लेफ्ट विंग पार्टीज हो, ये सब आज की तारीख में कुछ हद तक आवामी लीग के साथ एक कोलिशन बनाकर सरकार चलाती रही है। तो ये एक स्थिति है जिसमें कि उन्होंने काफ़ी पार्टीज़ को अपने साथ कोऑप्ट किया है। पर इसमें एक समस्या ये आती है कि कई बार जो है आपके पास अपोजिशन नहीं रह जाता। हालांकि मेरा ये मानना है कि जो जातीय पार्टी है और उसके जो नेता हैं वो इस बार एक विपक्षी दल का अच्छा रोल निभाएंगे,
और अगर वो निभाएंगे तो उनके लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि बीएनपी ने बॉयकॉट कर कर एक जो स्थान है उनके लिए खाली छोड़ दिया है। अगर जातीय पार्टी अपना संस्थागत ढांचे को और सुदृढ़ करे तो जातीय पार्टी के पास एक मौका है एक दूसरी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरने का। सर, आप जितने इन पॉलिटिकल प्लेयर्स के बारे में बता रहे थे उसमें से एक पे हम चाहते हैं कि आप थोड़ा और अपना विजडम हमारे दर्शकों से बांटें, जमात इस्लामी। एक आपने बताया कि बीएनपी की पॉलिटिक्स से मिलती जुलती उनके भी इंक्लिनेशंस हैं, और जो एंटी लिबरेशन फोर्सेस वहाँ पे बांग्लादेश में हिस्टोरिकली रही हैं उसमें कई का दिस इज सॉर्ट ऑफ अग्रीमेंट जो जमाती इस्लामी के एलिमेंट्स हैं उनके साथ में। इससे इतर उनकी पॉलिटिक्स को हम कैसे समझें, वो क्या चीज़ें चाहते हैं, सत्ता को वो किस तरह से देखते हैं, और अगर इफ़ एट ऑल कभी कोई अगर फ्यूचर एग्जिस्ट करता है, क्योंकि शेख हसीना ने अभी तक अपने सक्सेसर पे काम या तो किया नहीं है, अगर कर रही हैं वो प्लान्स बहुत पब्लिक नहीं हैं, तो कभी इस तरह के फोर्सेस आती हैं जिनमें जमाती इस्लामी टाइप के एलिमेंट्स अगर आगे आते हैं तो हिंदुस्तान के लिए वो किस तरह की स्थिति होगी? देखिए, पहली चीज़ तो हमें समझना चाहिए कि मैंने बीएनपी को बोला कि उसको एंटी लिबरेशन फोर्सेस का सपोर्ट है। ऐसा नहीं है कि बीएनपी के सारे नेता एंटी लिबरेशन फोर्स के, उनमें कई ऐसे थे जो आज़ादी की लड़ाई में भी लड़े, लेकिन उनका जो एक बहुत बड़ा सपोर्ट है वो एंटी लिबरेशन फोर्सेस से है। लेकिन जहाँ तक सवाल जमात का है, वो खुलेआम एंटी लिबरेशन फोर्स थी। उसने 71 की लड़ाई में पाकिस्तानी सेना की सहायता की, वो कोलैबोरेटर थे उस युद्ध में। तो उनको तो हमेशा से यह माना जाता है कि ये जो है गद्दार हैं, जहां तक सवाल बांग्लादेश का है। लेकिन उनकी जो विचारधारा है मौलाना मौदूदी की विचारधारा है, जैसा कि आप जानते हैं। जो जमात इस्लामी हिंद है, जमात इस्लामी पाकिस्तान है, ये सब एक थियोलॉजिकल जो विचारधारा है वो उनकी सेम है। और ये एक कट्टरपंथी इस्लामिक राष्ट्र की स्थापना की बात करते हैं। पहले शासन में रहे हैं, अगर आपको याद हो पिछली जो सरकार थी खालिदा जिया की, उसमें जमात के मंत्री थे मंत्रिमंडल में। अभी जो उनको गैर कानूनी कर दिया गया है तो इससे काफी हद तक मार्जिनलाइज हो गए, लेकिन जिसे कहते हैं गुप्त रूप से कार्य चल रहा है, समर्थन भी बढ़ रहा है, और इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि आगे चलकर उनके समर्थक फिर से सत्ता में काबिज हो सकते हैं। और उनके समर्थकों का सत्ता में आना भारत के लिए बहुत ही नुकसानदायक हो सकता है। पहली चीज तो ये क्योंकि वो भारत विरोधी हैं। दूसरी ये कि अगर वो शासन में आते हैं तो भारत विरोधी तत्वों को वहां पर शरण दी जा सकती है। तीसरा, वहां के जो अल्पसंख्यक हैं उनकी इस्लामिक विचारधारा जो है उनके खिलाफ काफी जुल्म सितम कर सकती है, उनका रिप्रेजेंटेशन काफी कम हो सकता है, उनके ऊपर प्रहार हो सकता है। और सबसे बड़ी बात, जो भारत को बांग्लादेश के थ्रू आवागमन की सुविधाएं मिली हैं वो रुक सकती हैं। भारत का जो निवेश है उसके ऊपर प्रश्न चिन्ह उठ सकता है। भारत के लिए जो बैंडविड्थ मिल रही है बांग्लादेश से उस पर प्रश्न चिन्ह हो सकता है। जो भारत बिजली सप्लाई कर रहा है, जो हमारा आपसी व्यापार है, उसमें समस्याएं हो सकती हैं। बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जो अगर जमात ताकत में आती है तो हो सकती है। दूसरी चीज ये समझना चाहिए कि ये जो कट्टरपंथी विचारधारा वाली जो शक्तियां हैं, ये एक ऐसी विचारधारा को प्रचारित करती हैं जिसके अंदर आतंकवादी शक्तियां जो हैं विकसित होती हैं और आगे चल के सबके लिए खतरा हो सकती है। और आज के वैश्विक परिदेश में जो बांग्लादेश में अगर आतंकवाद होता है तो भारत में भी होगा, क्योंकि आज कोई भी सीमाएं ऐसी नहीं है जो लांघी ना जा सके। और भारत और बांग्लादेश की सीमा तो काफी पोरस है, उससे तो लोग इधर उधर जा ही सकते हैं, आज भी जाते हैं और कल भी जाएंगे। तो ये बात हमें समझनी चाहिए। और इसलिए जमात इस्लामी जो 71 में स्वतंत्रता की लड़ाई में भी पाकिस्तान के साथ थी, ऐसी शक्ति का बांग्लादेश में वापस आना भारत के बहुत बहुत विरोध में होगा। जहां तक सवाल आपने सक्सेशन की बात की, ये बात सही है कि शेख हसीना के बेटे ने और ना ही बेटी ने इस तरीके की मंशा दिखाई है कि वो सत्ता में आना चाहते हैं। और शेख हसीना ने अभी तक अपने सक्सेशन का कोई प्लान नहीं दिखाया। और सामान्यतः ये होता है, जिस पार्टी में एक सशक्त नेता हो और कई गुट होते हैं तो वो किसी एक को सक्सेसर नॉमिनेट नहीं करते सामान्यतः, और यही हो रहा है। पर यह चिंता की बात है क्योंकि उम्र सबकी हो रही है। कभी ना कभी शेख हसीना को अपने सक्सेसर, अपने वारिस को चुनना आवश्यक होगा। और भारत के लिए भी आवश्यक होगा कि आवामी लीग में अगली जो पीढ़ी है उसका नेतृत्व आगे उभरे और ऐसे लोगों का उभरे जो एक
सेक्युलर विचारधारा, जो Right. इस्लामिक कट्टरपंथ के खिलाफ हों, जो ये जानते हों कि दक्षिण एशिया का भविष्य साथ बढ़ने में है, अलग अलग रहने में और एक दूसरे का विरोध करने में नहीं है। तो मेरे ख्याल से भारत सरकार भी इस तरीके की चेष्टा कर रही होगी और हम भी अपेक्षा कर सकते हैं कि ऐसा हो। हाँ, मतलब ज़रूर उन्हें ईश्वर लंबी आयु दे, लेकिन कुदरत को कोई डिफीट नहीं कर सकता है और अभी काफ़ी राइप एज है। और इसीलिए सक्सेशन एक ऐसा टॉपिक है जिसको लेकर के आई एम श्योर बांग्लादेश में खूब बात होती होगी और हिंदुस्तान भी कंसर्न रहता है। कैप्टन, हम एक और चीज़ जानना चाहते हैं। अगेन इस रिकॉर्डिंग से पहले जब हम बात कर रहे थे तो हमने इस एक बिंदु को, बड़े इंटरेस्टिंग बिंदु को एक्सप्लोर किया कि हमारी जो इंडिया में एक जो रूडिमेंट्री अंडरस्टैंडिंग है ऑफ शेख हसीना एंड हर पार्टी कि एक काफ़ी मॉडर्न सेक्युलर सेटअप है, लेकिन आपने कहा कि ऐसा नहीं है कि जितने सारे गुट हैं बीएनपी में, माफ़ कीजिए आवामी लीग में, वो सब एक ही दिशा में सोचते हैं या वो सब लोग नेसेसरीली अग्री करते हैं शेख हसीना के साथ में। बहुत सारे क्लोजेटेड फंडामेंटलिस्ट भी हैं उनकी पार्टी में जो अभी तो कुछ नहीं कहते हैं ना, वो अभी तो वो बिल्कुल शेख हसीना की हाँ में हाँ मिलाते हैं, लेकिन क्या वो उनके शेख हसीना के जाने के बाद भी इसी तरह बिहेव करेंगे, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। इसमें कोई शक की बात नहीं है। अवामी लीग में आज की तारीख में एक बड़ी संख्या में ऐसा घटक है जो फंडामेंटलिस्ट है, कुछ हद तक एंटी इंडिया भी है, जो अभी शेख हसीना के कारण कुछ कहने की स्थिति में नहीं है, पर वो शायद समय का इंतज़ार कर रहे हैं। तो ये आवश्यक है कि भारत सरकार को शेख हसीना को ऐसे जो चेहरे हैं उन्हें इंगित करना चाहिए जिनके कि उनको पर्ज किया जा सके इसी वक्त पे, क्योंकि जो बांग्लादेश की जो संस्कृति है वो बांग्लादेश को भारत से जोड़ती है और इसके लिए पीपल टू पीपल कनेक्ट जो है वो हमारा बहुत स्ट्रांग होने की आवश्यकता है। आज किसी भी बांग्लादेश के नागरिक को किसी भी चीज़ की आवश्यकता होती है, चाहे वो शिक्षा की हो, चाहे चिकित्सा की हो, या यहाँ तक कि पिलग्रिमेज की हो या तीर्थ स्थान जाने की हो, तो वो लोग भारत आते हैं, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। आप देखेंगे बांग्लादेश से आने वाले शेख हसीना खुद जो अजमेर शरीफ है उसकी बहुत बड़ी वो है, भक्त हैं और आती हैं हमेशा। तो मेरा ये मानना है कि आगे चलकर हमें इतने प्रगाढ़ संबंध स्थापित कर देने चाहिए भारत और बांग्लादेश के बीच में कि अगर कल को कोई ऐसी सरकार भी आए जो पूरी तरह से भारत के साथ ना हो, वो भी इन रिश्तों को बाहर ना ले जा सके, क्योंकि इस तरीके से हमारे आर्थिक और पीपल टू पीपल कनेक्ट जो है वो इतने सुदृढ़ हो जाने चाहिए कि चाहकर भी कोई उसे भारत और बांग्लादेश के बीच में कोई खाई पैदा ना कर सके। मतलब पर्सनैलिटी वाले एलिमेंट से हमें एब्स्ट्रैक्ट कर लेना है अपने रिलेशनशिप वाले एंगल को, ताकि व्यक्ति अगर बदलता भी रहे तभी भी जो एक आपकी गति है वो बनी रहे संबंधों की, जो जिस दिशा में चल रहे हैं वो चलते रहें। कैप्टन, हम ये भी जानना चाहते हैं कि जब ये इलेक्शंस हो रहे थे, आपने एक दो बार बीच में इशारा भी किया उस बात की तरफ कि वेस्ट की तरफ से चेतावनी आई बांग्लादेश को कि उनके ऊपर बैन लगाया जा सकता है। यूरोप के कुछ देश थे, यूएस इनमें सबसे आगे था, और उनका कहना है कि शेख हसीना मानवाधिकार उल्लंघन करती हैं, प्रेस को सप्रेस करती हैं, अपोजिशन को सप्रेस करती हैं और धांधली करने वाली हैं। तो ये तो ऊपर की बात होगी, असली अंदर की बात क्या है? क्यों वेस्ट शेख हसीना से इतना नाराज है? देखिए, ये बड़े आश्चर्यजनक बात है कि पश्चिमी राष्ट्र किस लिए बोल रहे हैं कि चुनाव नहीं हो रहे ढंग से, क्योंकि केयर टेकर गवर्नमेंट नहीं स्थापित की। क्या किसी भी पश्चिमी राष्ट्र में केयर टेकर गवर्नमेंट के अंदर में चुनाव होते हैं? क्या राष्ट्रपति ट्रंप ने जब चुनाव कराए थे तो क्या केयर टेकर सरकार के अंतर्गत नहीं कराए थे? उन तो हमला कर दिया था, उन्होंने तो हमला कर दिया था। तो स्थिति ऐसी है कि वो राष्ट्र जो आज बांग्लादेश के ऊपर प्रश्न चिन्ह कर रहे हैं उनको अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। जहाँ तक सवाल प्रजातंत्र का है, पश्चिमी देशों ने तो एक से बढ़कर एक तानाशाहों को समर्थन किया है। उन्होंने पूरा मिडिल ईस्ट अयूब खान से लेके याह्या खान से लेके जियाउल हक का समर्थन किया है, परवेज मुशर्रफ का समर्थन किया है, और आज पाकिस्तान में जो केयर टेकर सरकार है जो 3 महीने के अपने टेन्योर से आगे बढ़ी चली जा रही है, चुनाव नहीं करा रही, पॉलिसी डिसीजंस ले रही है, उसके खिलाफ इन्होंने कोई वक्तव्य नहीं दिया। तो ये थोड़ा मुझे आश्चर्यजनक लगता है और ये एक सेलेक्टिव इंटरप्रिटेशन लगता है कि भाई आपको प्रजातंत्र की जो चिंता है वो किसी एक राष्ट्र में है और अन्य राष्ट्रों में नहीं है। ये बात थोड़ा हजम नहीं होती।
साथ ही साथ उनको ये भी समझना चाहिए कि शेख हसीना का जो पर्याय है वो आतंकवादी शक्तियां हैं, वो कट्टरपंथी शक्तियां हैं जो सिर्फ बांग्लादेश को ही नुकसान नहीं पहुंचाएंगी और बांग्लादेश के पड़ोसी मुल्कों को ही नुकसान नहीं पहुंचाएंगी, वो आगे चलकर पूरे विश्व को नुकसान पहुंचा सकती है। तो मेरे ख्याल से पश्चिमी देशों को इसको थोड़ा बेहतर नज़रिए से देखना चाहिए। कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं जिसमें बांग्लादेश की और पश्चिमी देशों के दूतावास या राजनयिकों के बीच में कुछ झड़पें हो गई हैं। इन व्यक्तिगत चीज़ों का जो है असर जो है आज हम देख रहे हैं कि पॉलिसी डिसीजंस में हो रहा है। भारत की ओर से पूरी चेष्टा की जा रही है कि ये जो खाई है पश्चिमी देशों और बांग्लादेश के बीच में ये किसी तरीके से भरी जाए, क्योंकि ये बांग्लादेश के हित में भी नहीं है कि पश्चिमी देश उस पर प्रतिबंध लगा दें। जैसा मैंने कहा, एक टेक्सटाइल हब होने के कारण, एक एपरल हब होने के कारण पश्चिमी देशों के लिए उनका जो निर्यात है वो काफ़ी बड़ी संख्या में है और काफ़ी बड़ी तादाद में है और बहुत महत्वपूर्ण है बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था के लिए। और इसलिए आवश्यक है कि ये जो खाई है इसको पाटा जाए और इसको पाटने में भारत का एक प्रमुख भूमिका हो सकती है। क्या थोड़ी भूमिका शेख हसीना की भी हो सकती है, जिन पर ये इल्ज़ाम लग रहे हैं कि टेंडेंसी के लेवल पे थोड़ा अब एक अथॉरिटेरियन चेहरा उनका नज़र आता है, जिस तरह से उन्होंने अपने पॉलिटिकल ओपोनेंट्स को डील किया है या प्रेस को डील किया है या डिसेंट को जिस तरह से क्वेल किया, उन पे इल्ज़ाम लगते हैं। क्या वो भी एक फैक्टर है कैप्टन? या इसमें कोई शक की बात नहीं है कि कुछ चीज़ें वो भी कर सकती हैं। जैसे कुछ समय पहले एक चीफ जस्टिस को हटाया गया था, जिस तरीके से वो हटाया गया काफ़ी प्रश्न चिन्ह उसने खड़े किए। और मेरे ख्याल से बांग्लादेश के साथ एक सबसे बड़ी समस्या ये है कि बांग्लादेश दुनिया का 8वां बड़ा मुल्क होने के बावजूद भी वहाँ यूनिटरी स्ट्रक्चर है। अगर एक कुछ तरीके का एक फेडरल स्ट्रक्चर बांग्लादेश में स्थापित हो जाए तो अन्य राजनीतिक दलों को भी कोई स्पेस मिल सकती है। जैसे आप भारत में देखेंगे कि भारत में कोई राजनीतिक दल किसी राज्य में शासन कर रहा है तो वो एक थोड़ी स्पेस उनको मिल जाती है। बांग्लादेश के लोगों का कहना है कि हम एक होमोजेनस सोसाइटी है, वो बात सही है, लेकिन बांग्लादेश जनसंख्या की दृष्टि से एक बहुत बड़ा देश है और जब छोटे छोटे नेपाल और श्रीलंका जैसे राष्ट्रों में राज्य हो सकते हैं, एक फेडरल स्ट्रक्चर हो सकता है, तो मेरे ख्याल से बांग्लादेश को भी एक फेडरल स्ट्रक्चर बनाना चाहिए जिसमें कि जो विरोधी पार्टियां हैं, जो विपक्षी पार्टियां हैं, कुछ ब्रीदिंग स्पेस उनको भी कुछ ब्रीदिंग स्पेस और एक वो मिल जाए। साथ ही साथ मेरा ये मानना है कि एक अपोजिशन तो होना ही चाहिए स्थापित। जातीय पार्टी दुर्भाग्य से उसके पास एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी जो उन्होंने खो दी। इस चुनाव में भी एक बीएनपी का धड़ा था, जो तृणमूल बीएनपी करके जिन्होंने चुनाव लड़ा था, दुर्भाग्य से वो एक भी सीट नहीं जीत पाया शायद। तो ये एक दुर्भाग्य है, वरना अगर एक सशक्त विपक्ष तैयार होता तो वो अच्छा रहता। बड़ा इंटरेस्टिंग नाम है कैप्टन, तृणमूल बीएनपी। तृणमूल यानी ग्रास रूट, हाँ, जानते हैं तो ग्रास रूट बीएनपी करके उन्होंने बनाया था तृणमूल बीएनपी। वो दुर्भाग्य से एक भी सीट नहीं जीत पाया। दूसरा क्या है कि जो अपोजिशन पार्टीज हैं भी ना, जैसे जातीय पार्टी है, तो जो चुनकर आते हैं उन लोगों का कई बार एस्पिरेशंस इस तरीके से बढ़ जाती हैं कि वो चाहती हैं कि सरकार के साथ अलायंस में उनको भी एक आध मंत्री पद मिल जाए, बजाय इसके कि वो एक विपक्षी दल की भूमिका अदा करें। वो कई बार नहीं करना चाहते और ये एक समस्या है और इसी का हम फल देख रहे हैं, क्योंकि फेडरल स्ट्रक्चर ना होने के कारण जो शासन में नहीं है उनके पास पॉलिटिकल स्पेस बहुत लिमिटेड हो जाता है। ठीक बात है कैप्टन। अब हमारे आखिरी दो सवाल हैं आपसे। एक सवाल अगेन हमारी इस रिकॉर्डिंग से पहले हुई बातचीत का ही है कि, और आपने उसकी तरफ एक बार इशारा कर भी दिया जब आप अपनी बात रखते थे, कि हमें इस बात को समझना पड़ेगा कि शेख हसीना प्राइम मिनिस्टर हैं बांग्लादेश की, तो उनसे हमारी एक्सपेक्टेशन ये नहीं हो सकती कि वो हमारे कैबिनेट में मिनिस्टर फॉर बांग्लादेश अफेयर्स की भूमिका में ना वो बात करेंगी, ना वो अपनी बात रखेंगी और उनके सारे डिसीजंस आपको सूट नहीं करेंगे। तो उस बारे उस टेंडेंसी पे थोड़ा सा प्रकाश डालिएगा जो आप चेतावनी देना चाहते थे दर्शकों को। दूसरा हम एक और चीज़ जानना चाहते थे कि हमारे यहाँ हिंदुस्तान में भी कभी कभी पॉलिटिकल नैरेटिव में ऐसी बातें हो जाती हैं जो बांग्लादेश में शायद सुनना उतना अच्छा नहीं लगता होगा। जब दीमक कह दिया जाता है या घुसपैठिया कह दिया जाता है, वो ये बात बिल्कुल सही है कि कई इलीगल इमिग्रेंट्स बांग्लादेश से आए हैं
और गैर कानूनी रूप से हिंदुस्तान में रह रहे हैं, ये बात सही है, लेकिन ये हर बांग्लादेशी पे ये बात लागू नहीं होती है, ना ही सारे सिटीजन्स पे और ना ही सारे माइग्रेंट्स पे, सब इलीगली नहीं आए हैं। तो वो सुनने में बहुत अच्छी तो नहीं लगती। तो क्या इन चीज़ों की वजह से भी जो बांग्लादेश का पॉलिटिकल लैंडस्केप है वो प्रभावित होता है? नहीं, बिल्कुल आपने सही बात कही। पहली चीज़ तो ये है कि हमारे यहाँ कई बार जनमानस जो है इतनी अपेक्षाएं करने लगता है विदेशी नेतृत्व से, तो ये बात तो हमें समझनी चाहिए कि जो भी विदेशी नेतृत्व है वो उस देश का नेतृत्व है, हमारे देश का नहीं है। वो हमसे मैत्रीपूर्ण संबंध चाहते हैं, पर अगर आप ये सोचें कि वो सिर्फ आपका ही हित सोचें और अपने देश का हित नहीं सोचें तो ये संभव नहीं है। ये बात तो हमें अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए कि वो चुने गए हैं अपने देश का हित देखने के लिए, आपका हित देखने के लिए नहीं। तो हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हम ऐसे कार्य करें जिसमें दोनों देशों का हित हो, जो राजनीतिक रूप से दोनों देशों की जनता को एक्सेप्टेबल हो। कई बार ऐसा नहीं कहा जाता, जैसे आपने कहा ये दीमक और घुसपैठिया वाली बात की, ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस तरीके के कमेंट्स करना किसी के ऊपर। मैं यहाँ दो चीज़ें बताना चाहता हूँ। जैसे मैंने कहा कि अब बांग्लादेश की जो जनसंख्या का जो ग्रोथ रेट है, जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है, वो अब इंडिया से कम हो गया है, तो अब वो प्रेशर उतना नहीं है और आप ये देखेंगे कि इलीगल जो माइग्रेशन है वो काफ़ी हद तक रुक गया है। दूसरी चीज़ ये समझना चाहिए कि अमेरिका जैसा विकसित राष्ट्र भी मैक्सिको से आने वाले इलीगल इमिग्रेंट्स को आज तक रोक नहीं पाया। विद देयर टेक्नोलॉजी एंड विद देयर रिसोर्सेज, उनके रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी के बावजूद नहीं रोक पाया। ये आर्थिक विस्थापन है और इसको रोकने का एक ही तरीका है कि आप बांग्लादेश के अंदर रोजगार पैदा करें, और उसके लिए भारत की कंपनियां अब वहां पे निवेश कर रही हैं। और जैसे जैसे बांग्लादेश में रोजगार बढ़ता जाएगा, आप देखेंगे कोई बांग्लादेश से नहीं आएगा, बल्कि कुछ हो सकता है भारतीय वहां जाएं कार्य करने के लिए। अभी भी जा रहे हैं, जो मिड लेवल में और हायर लेवल में कई लोग जाते हैं बांग्लादेश कार्य करने के लिए। और जैसे जैसे वहां पे भारतीय निवेश बढ़ेगा या अन्य कंपनियों का निवेश बढ़ेगा, रोजगार की संभावनाएं बढ़ेंगी, आप देखेंगे कि लोग भारत से भी जाएंगे। और ये एक नज़रिया ये रखना कि बांग्लादेशी घुसपैठी हैं या कुछ और हैं, ये मेरे ख्याल से अनुपयुक्त होगा इस वक्त पे। हो सकता है एक समय जब वहाँ पे गरीबी की बहुत बुरी हालत थी और जब आदमी गरीबी से जूझ रहा हो और भूख से जूझ रहा हो, तो जो भी उसको रास्ता मिलता है वो चुनता है, और ऐसा दुनिया में हमेशा होता आया है। लेकिन अब बांग्लादेश की वो स्थिति नहीं है। बांग्लादेश की जो अर्थव्यवस्था है बेहतर स्थिति में है और उस तरीके की घुसपैठ अब आप देखेंगे नहीं होगी। इलीगल माइग्रेशन होता है, ये विश्व में होता है। जैसे मैंने कहा आर्थिक है, मतलब कोई वो गजवाए हिंद नहीं है कि वो कोई आर्मी ऑफ टर्माइट्स हमला करने हिंदुस्तान पे आ रही है और वो चाट जाएगी। इसीलिए मैंने ये पूछा था कि इस विस्थापन का नेचर क्या है। आपने बताया इकोनॉमिक है, अपने चरित्र में, अपनी प्रकृति में, कि लोग इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज के लिए आ रहे हैं और हो सकता है अगर वहां बेहतर और ये होना भी चाहिए, ग्लोबलाइजेशन का जमाना है, जिन्हें जहां अपॉर्चुनिटी मिले हम भी जाते हैं, यूएस जाते हैं, कनाडा जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, पूरी दुनिया में आप जाएंगे तो आपको हिंदुस्तान के लोग मिलेंगे। उसी तरह बांग्लादेशी लोग भी अपनी विसिनिटी में जाते हैं। इनफैक्ट यहाँ पे मैं एक चीज़ और कहना चाह रहा था कि बांग्लादेश से एक बड़ी संख्या में लोग भारत आते हैं। जैसे मैंने कहा रोजगार के लिए आते हैं, उसके अलावा पर्यटन के लिए आते हैं, स्वास्थ्य सेवाओं के लिए आते हैं, शिक्षा के लिए आते हैं और धार्मिक स्थलों के दर्शन के लिए आते हैं। बिल्कुल। लेकिन दुर्भाग्य से भारत से बांग्लादेश बहुत कम लोग जाते हैं अपेक्षाकृत, जबकि बांग्लादेश में भी कई पर्यटन स्थल हैं, कई धार्मिक स्थल मंदिर हैं, कई धार्मिक स्थल हैं, कई मंदिर हैं, कई मस्जिद हैं, काफ़ी हैं। इनफैक्ट ढाकेश्वरी मंदिर तो सबने सुना होगा, लेकिन बांग्लादेश के अंदर कई ज्योतिर्लिंग भी हैं। हालांकि अब वो ज्योतिर्लिंगों में भी वो शायद छोटे ज्योतिर्लिंग हैं, जो महत्वपूर्ण ज्योतिर्लिंग हैं उसमें नहीं माना जाता, लेकिन जैसे टेकनाथ है, एक कॉक्सस बाजार के पास है, जो दुनिया की सबसे बड़ी कंटिन्यूस बीच है, वो कॉक्सस बाजार में है। एक बहुत बढ़िया जगह है देखने के लिए, सुंदरवन का इलाका है। तो जो बांग्लादेश के अंदर जो पर्यटन है उसको शायद उतना बढ़ावा नहीं दिया गया है। अब बांग्लादेश के हम बंदरगाहों का प्रयोग कर रहे हैं उत्तर पूर्व के क्षेत्र से निर्यात और आयात के लिए। उसके साथ ही साथ मेरे ख्याल से ये भी आवश्यक है कि भारत के लोग भी बांग्लादेश के अंदर जाएं, घूमें, पर्यटन लें, और उससे क्या है कि एक दूसरे का समझने का अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी और वो दोनों देशों के बीच बेहतर संबंधों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये बात सही है कि हम किसी एक नेता से जो एक्सपेक्टेशंस है हमारी कि वो
प्रो इंडिया बातें करें या प्रो इंडिया उनके एक्शंस हों, उससे बेहतर ये है कि हमारा पीपल टू पीपल कनेक्ट इतना बढ़िया है कि लोग ही एक दूसरे को इतना बेहतर समझते हैं कि वो जो पॉलिटिक्स पैदा करते हैं वो दोनों देशों के हितों को साधने वाली हो। बहुत बहुत शुक्रिया कैप्टन हमसे बात करने के लिए, आप यहाँ तक क्या आए, तकलीफ लिया आपने हमारे स्टूडियो आने की। एक अंतिम सवाल, क्योंकि आप एक ऑथर भी हैं इसलिए हम पूछ रहे हैं, जो लोग बांग्लादेश की पॉलिटिकल हिस्ट्री को समझना चाहते हैं और इंडो बांग्लादेश रिलेशंस में जिनकी दिलचस्पी है, वो बिल्कुल ये मास्टर क्लास देखें, हमें उम्मीद करते हैं। लेकिन क्या कोई रीडिंग्स हैं जो आप रेकमेंड कर देंगे? देखिए, जिनको बांग्लादेश की पॉलिटिकल हिस्ट्री पढ़नी है उनके लिए एक मैस्करेनहेस की एक किताब है, बांग्लादेश अ लेगेसी ऑफ ब्लड। ये उस दौर की कहानी बताता है जब बांग्लादेश में 75 के बाद जो हिंसा का एक जो दौर चला था, सैन्य हिंसा का जो दौर चला था, और ये आपको बांग्लादेश के बारे में काफ़ी कुछ बताता है, उसको आप पढ़ सकते हैं। हालांकि मेरा हमेशा से ये मानना है कि अगर आपको किसी भी देश को पढ़ना है तो आपको उस देश के अखबार को पढ़ना शुरू करना चाहिए, और अखबार को पहले पन्ने से लेके आखिरी पन्ने तक आप पढ़ें तो आपको बहुत कुछ मिलेगा। इश्तिहार में क्या होता है, जो एडवर्टाइजमेंट्स होते हैं, विज्ञापन होते हैं, उससे भी आपको बहुत जानकारी मिलती है। क्या फिल्म चल रही है, क्या एक्टिविटीज़ हो रही हैं। हेडलाइंस तो सभी लोग पढ़ लेते हैं, पर अंदर के पेजों में जो लिखा रहता है, संपादकीय क्या है, और उसके अलावा जो छोटी छोटी खबरें हैं, वो आपकी जो जानकारी है उस राष्ट्र के बारे में बढ़ाते हैं। अगर आप उसे कंसिस्टेंटली पढ़ें तो, अगर आप एक ओवर ए पीरियड आप एक अखबार को पढ़ते चलेंगे तो आपकी जो जानकारी है, किसी भी एक पुस्तक को पढ़ने से जो जानकारी बनेगी उससे कहीं बेहतर आपकी जानकारी हो जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया कैप्टन हमसे बात करने के लिए, हमारे स्टूडियो तक आने के लिए। आइंदा जब बांग्लादेश से संबंधित कोई बातचीत हम इस तरह की करते हैं, अपने दर्शकों के सवाल लेते हैं, कुछ अपने सवाल इकट्ठा करते हैं, तो हम कामना करेंगे कि आप दोबारा यहाँ पे आएँ और दोबारा इसी तरह की दिलचस्प बातचीत हो। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे दर्शकों का ये मास्टर क्लास देखने का, और शुक्रिया कैप्टन आपका भी। धन्यवाद।